to our channel from Kaushalya. Hope you all are doing great. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है ना। ये रहेगा हमारा नया टॉपिक। ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक को। ठीक है। नए टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है ना। अब कौन कौन से हमारे टॉपिक रहेंगे वो देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा एयर पोल्यूशन, फिर सेकंड टॉपिक रहेगा सोर्सेज, लाइक ये किन सोर्सेज से एयर पोल्यूशन होता है, क्या सोर्सेज होते हैं। ठीक है ना, उनके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं जो एयर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, वो पोल्यूटेंट कौन से होते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मेन 3 टॉपिक रहेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में गैसेस का क्या होता है, कंपोनेंट्स होता है, कितना कंपोनेंट्स कैसे है। ठीक है ना, कौन सी गैस कितना परसेंट है। ठीक है, और कौन सी गैस कितना परसेंट है वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे गैस परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर। पहले हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है ना वो क्या होती है, उसका परसेंटेज है ना एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होता है। लाइक कितना होता है, 78% होता है। नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर इज 78%। वहीं पर जो ऑक्सीजन गैस है उसका जो परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में वो होता है 21%। लाइक एटमॉस्फेयर में 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। वहीं पे जो अदर गैसेस में लाइक कौन सी, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, AR मतलब ऑर्गन, CH4 मतलब मीथेन, और इसके अलावा जो वाटर वेपर्स है वो सब इतने सारे जो अदर जो गैसेस है वो कितनी है, 1% है। कितनी है, 1% है। बात समझ आ गई क्या। हमने देखा नाइट्रोजन गैस है वो कितना परसेंट है एटमॉस्फेयर में, वो है 78%। वहीं पे जो ऑक्सीजन गैस है एटमॉस्फेयर में वो है 21%। वहीं पर जो अदर गैसेस है जिसमें ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और वाटर वेपर आते हैं वो कितना परसेंट है, वो है 1%। बात समझ आ गई। ठीक है, सो अभी हमें पहले गैसेस के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए कौन कितना परसेंट है, वो हमने अच्छे से अभी देख लिया। अब हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में, बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन क्या होता है, व्हेन एयर इज contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air pollution। ठीक है ना। एयर पोल्यूशन क्या होता है कि जब एयर के अंदर जो अनवांटेड सब्सटेंस है, ठीक है ना, अनवांटेड सब्सटेंस जो क्या कर रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग जो है ना ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, उन दोनों के ऊपर क्या डाल रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट डाल रहे हैं ना, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना। जो अनवांटेड जो सब्सटेंस एयर के अंदर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और जिससे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है लिविंग और नॉन लिविंग पे, तो वहां पर क्या हो जाती है, एयर क्या हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है, और उसी को क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि हम बोल रहे हैं कि भाई एयर पोल्यूशन हो जाता है, हार्मफुल जो सब्सटेंस है, अनवांटेड सब्सटेंस है जब एयर में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इनके पहले सोर्सेस क्या है, ये आते कैसे हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है ना, तो वो भी हमें क्या है, जानना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो सोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, अब सोर्सेज कैसे, 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल सोर्सेज। ठीक है ना, नेचुरली भी कुछ अनवांटेड सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, एयर के अंदर आ जाते हैं। वहीं पर कुछ होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा भी क्या आती है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस आ जाते हैं। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, एयर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड कर देते हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो ये ह्यूमन जो एक्टिविटीज होती है ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है एयर को। ठीक है ना, इसी से ह्यूमन एक्टिविटीज से ही एयर में सबसे ज्यादा क्या आते हैं, पोल्यूटेंट्स आते हैं। ठीक है ना, ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, एक सबसे बड़ा सोर्स है एयर पोल्यूशन का। ठीक है ना, नेचुरल मतलब जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनसे भी आता है, बट ह्यूमन एक्टिविटी से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या आते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स आते हैं। ठीक है ना, और जिससे क्या होती है, एयर पोल्यूट होती है। बात समझ आ गई। ठीक है ना। सो अभी हम बात करते हैं सोर्सेज के बारे में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं सोर्सेज के बारे में। इसमें हमारा जो पहला सोर्स रहेगा नेचुरल सोर्स। अब नेचुरल सोर्स क्या है, लाइक देखो जंगल में कभी आग लग जाती है, ठीक है ना, उस आग लगने से जो हानिकारक जो हार्मफुल जो गैसेस निकलती है ना, वो क्या करती है, एयर को पोल्यूट करती है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी होता है कि वॉल्केनिक इरप्शन भी होते हैं। ठीक है ना, जो गैस निकलती है ना वॉल्केनिक इरप्शन में, वो जब एयर में मिलती है तो वो क्या होती है, वो गैस क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो एयर में मिलती है तो क्या करती है, लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर क्या डालती है, हार्मफुल इफेक्ट डालती है। ठीक है ना,
तो नेचुरल सोर्सेज जो है वो एयर पोल्यूशन के वो हो गए, एक तो फॉरेस्ट फायर हो गया और एक हो गया वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है ना। तो इसको पढ़ के बता दें, स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी है जिसके कारण ये एयर पोल्यूशन होता है। देखो जैसे फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, अब और व्हीकल्स हो गई, ठीक है ना। व्हीकल से बहुत ज्यादा ऐसा मतलब जो धुआं निकलता है ना, उस धुएं में ऐसी ऐसी गैसेस हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालती है, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्रीज हो गई, लाइक बहुत प्रकार की फैक्ट्रीज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्या निकलते हैं, केमिकल वेस्ट निकलते हैं, ठीक है ना। जो केमिकल वेस्ट होते हैं ना वो क्या करते हैं, पानी में डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। वहीं पर और उसमें से उस केमिकल वेस्ट निकलता है, साथ साथ में वहां से क्या निकलती है, धुएं भी निकलते हैं। उस धुएं में इतनी ज्यादा गैसेस होती है और इतनी हार्मफुल गैसेस होती है जो एयर को क्या करती है, पॉल्यूटेट करती है, ठीक है ना। अब इसमें देखो कि एक तो फैक्ट्रीज तो है नहीं, मतलब हजारों करोड़ों की संख्या में क्या है, फैक्ट्रीज है, ठीक है ना। सो सोचो उनसे इतना सारा धुआं निकलता है, ठीक है ना, केमिकल वेस्ट निकलता है, तो सोचो उससे कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन होता होगा, ठीक है ना। तो ह्यूमन ही ये क्या है जो सबसे ज्यादा क्या करता है, नेचर को डिस्ट्रॉय करने में सबसे ज्यादा हाथ किसका है, ह्यूमन का होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स, ठीक है ना। जैसे डंग केक्स मतलब जो गोबर के जो उपले हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो लकड़ी है तो उससे उसको जलाते हैं ना, उससे भी क्या निकलती है, हार्मफुल गैसेस निकलती है, ठीक है ना। वो भी क्या करती है, एयर को पॉल्यूट करती है, ठीक है ना। व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। बात समझ आ गई। हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ना वो सबसे ज्यादा क्या करती है, एयर को पॉल्यूट करती है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर हमने देखा कि भाई फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, पावर प्लांट्स हो गए, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है ना, व्हीकल्स हो गए, उनसे भी निकलता है धुआं, ठीक है ना। इनसे बहुत सारी गैसेस क्या होती है, निकलती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो ये इतनी सारी जो हमने चीजें बताई है, व्हीकल हो गया, फैक्ट्रीज होगी, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल, इनसे कौन सी गैसेस निकलती है, ठीक है। और ये गैसेस निकलती है तो उससे लिविंग जो होते हैं ना उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और नॉन लिविंग के ऊपर क्या इफेक्ट करता है उसके बारे में हम भी अब बात करेंगे, ठीक है। और पोल्यूटेंट के बारे में अभी हम बात करेंगे। सो अभी हम देखते हैं कि जो पोल्यूटेंट्स है कौन कौन से, ठीक है ना। हमने इसमें से कुछ पोल्यूटेंट्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं एयर को, वो यहाँ पे हमने लिखे हैं। तो उसमें से एक है व्हीकल से निकलने वाले कौन कौन से गैसेस हैं जो क्या करती है, एयर को पोल्यूट करती है। उसमें से हम देखते हैं, एक तो होगी कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी होगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड तीसरी होगी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक, ठीक है ना। तीन गैसेस निकल रही है यहाँ से, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा स्मोक मतलब धुआं तो निकलता ही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। तीन व्हीकल से कौन कौन सी जब गैसें निकलती है, तीन गैसें निकलती है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा विंटर के समय में क्या हो जाता है, कोहरा सा बन जाता है, ठीक है ना। रात के समय में हम देखेंगे कि कोहरा, और सुबह के समय में भी कोहरा हमें देखने को मिलेगा। वो जो कोहरा होता है ना उसको अब क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मोक। अब स्मोक क्यों बोलते हैं, स्मोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्मोक, ठीक है ना, स्मोक प्लस फॉग से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है ना। कोहरे को तो बोलते हैं फॉग, बट होता क्या है, अब उसको स्मोक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्मोक प्लस फॉग से मिला के उसको स्मोक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एयर के अंदर इतना ज्यादा स्मोक है कि वो कोहरे के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, ठीक है ना। और जिससे क्या हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाता है और बिल्कुल ही विजिबिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब स्मोक होता है तो विजिबिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दिखना क्या हो जाता है वहां पर, विजिबिलिटी दूर, मतलब ऐसा होता है कि थोड़ी सी नजदीक में भी विजिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और दूर में तो और भी ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है ना। आप विंटर में इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। जो स्मोक होता है वो क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है ना। जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ना वही क्या होते हैं, स्मोक के अंदर होते हैं। वो क्या करते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, वो फॉग के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी के जो अदर जो गैसेस होगी, जो एलिमेंट्स हो गए, वो उनको भी क्या कर लेता है, अपने साथ में जोड़ लेता है, और जोड़ के किसका निर्माण करता है, स्मोक का निर्माण करता है। बात समझ आ गई। स्मोक हमें कब दिखेगा, विंटर्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। एक पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा एक है हमारा CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म क्या है, CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो CFC जो गैस है ये कहाँ पर मिलती है, ये जो रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, ठीक है ना, एयर कंडीशनर हो गया,
इन सब में ये होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। अभी जो रेफ्रिजरेटर या जो एयर कंडीशनर है उनमें ये सब अभी यूज नहीं होता CFC, ठीक है ना। पहले होता, जब स्टार्टिंग में जब इनोवेशन हुआ था इसका, ठीक है ना, तब इसका बहुत ज्यादा यूज होता था, ठीक है ना। उसके कारण बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आए, ठीक है ना। तो अब इसको गैस को रेफ्रिजरेटर और जो एयर कंडीशनर है उसमें यूज करने पे इसको क्या लगा दिया, बैन लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। और एक हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड, बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये जो इतनी सारी गैसेस निकली, इसके अलावा जो टीनी एसेस होते हैं, ठीक है ना, लाइक एक हम बोल सकते हैं जो टीनी ऐश होते हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है ना, बहुत इतने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ के द्वारा कहाँ चले जाते हैं, हमारे लंग्स में चले जाते हैं। इतने जो टीनी होते हैं, ठीक है, कि वो क्या होते हैं कि जो होता है ना ब्रीदिंग में क्या होती है, जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या जाती है, फिल्टर होके जाती है। बट ये इतने टीनी ऐस होते हैं कि ये फिर जब ऑक्सीजन फिल्टर होते हैं उसके साथ ये भी फिल्टर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। तो हमने देखी 5 चीजें देखी जो मेन इंपॉर्टेंट हो गए, व्हीकल से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक के बारे में हमने देख लिया, फॉग प्लस स्मोक से मिलकर बना होता है। सल्फर डाइऑक्साइड देखा हमने, इसके अलावा CFC देखा जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन से निकलती थी गैसेस, और इसके अलावा हमने टीनी ऐश देखा, ठीक है ना। टीनी ऐश क्या है, जो क्या निकलते हैं, छोटे जो बहुत माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग के द्वारा लंग्स के अंदर जाते हैं और क्या हो जाते हैं, लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बताऊंगी आपको कि ये जो इतने सारे जो पोल्यूटेंट निकल रहे हैं इनसे इफेक्ट क्या क्या पड़ रहा है, ठीक है ना, ये क्या इफेक्ट डाल रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। सो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो इसमें जो व्हीकल से जो कार्बन जो मोनोऑक्साइड निकलती है ना, उसके बारे में बात करते हैं, वो क्या इफेक्ट डालती है, ठीक है ना। वो बहुत हार्मफुल गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर फॉर्मूला पूछो तो क्या होता है, CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, ठीक है ना। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट डालती है। अब क्या करती है वो, जैसे हमारा जो ब्लड है, ठीक है ना, बॉडी के अंदर ब्लड है वो कौन लेके जाता है, ठीक है ना, हमारे जो ऑर्गन्स है, ठीक है, और हार्ट है, वहां तक ब्लड कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन मतलब लेके जाता है ना, ऑर्गन्स तक ब्लड कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, अब हम ब्रीथ कर रहे, ब्रीथ के साथ में गैसेस भी जा रही है दूसरी, ठीक है ना। इसमें से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है अगर एयर में होगी तो वो भी हमारे ब्रीथ के द्वारा हमारी बॉडी में जाएगी, लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाके आगे पूरी बॉडी में जाए। तो ये जाने के बाद ये करेगी क्या, ये क्या करती है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसके साथ जुड़ जाती है, ठीक है ना। उसके साथ जुड़ने के बाद में वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन होता है ना, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को तो क्या करता है, ऑर्गन्स तक लेके जाता है। बट ये क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया, तो अब बताओ वहां पर ऑक्सीजन को बैठने की जगह क्या मिलेगी, कम मिलेगी। सोचो एक गाड़ी है, 3 सीटर गाड़ी है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन क्या हो गई, गाड़ी हो गई, ठीक है। उसके अंदर एक जो सीट थी वहां पर कौन बैठ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ गया। तो बताओ जहां पर पहले 4 लोग बैठ रहे थे वहां पर अब एक जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्यूपाइड कर लिया, तो बाकी 3 पे ऑक्सीजन बैठेगा। तो बताओ पहले 4 बैठ रहे थे, अब 3 ही बैठेंगे, तो कैपेसिटी कम हुई कि नहीं हुई, हुई ना कम, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, जो ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। बात समझ आ गई क्या। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है ना, बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मोक के बारे में। स्मोक हमने देखा था स्मोक प्लस फोक से मिलके बना है, ठीक है। अब ये करता क्या, ये तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी सच एज अस्थमा, ठीक है ना। स्मोक से क्या हो सकता है, अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती है, कफ हो सकता है। इसके अलावा जो वीजिंग इन चिल्ड्रंस ये देखने को मिला है, ठीक है ना। स्मोक से क्या हो सकता है, कफ हो गया, चिल्ड्रंस में क्या होती है, घबराहट होने लगती है, ठीक है ना। और इसके अलावा अस्थमा जैसी बीमारियां भी देखने को मिलती है कि ये किससे हो रही है, स्मोक से हो रही है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड वो क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है ना उसको बढ़ाता है। इसके अलावा जो ये क्या करता है, परमानेंटली क्या कर सकता है, लंग्स को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड में बहुत ज्यादा हार्मफुल है ये भी क्या करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, और इसके अलावा परमानेंटली लंग्स को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये तीनों क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब हम बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब CFC के बारे में बात करेंगे।
तो ये क्या हार्मफुल इफेक्ट डालती है। देखो हमारा जो अर्थ है, जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा था, अर्थ है, अर्थ में एक लेयर किसकी है, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन है, सन से जो यूवी रेज आती है उसको क्या करती है, पृथ्वी की सरफेस पर आने से क्या करती है, रोकने का काम कौन करती है, ओजोन लेयर ही करती है। एक कहते हैं ना प्रोटेक्शन कंबल की तरह है वो, ठीक है, प्रोटेक्टिव कंबल की तरह है, ठीक है। अब अगर क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण उस ओजोन है ना, ओजोन लेयर के अंदर जो यूवी रेस को रोकती है पृथ्वी की, अर्थ की सरफेस पर आने से, ठीक है ना, वो क्या करती है, जो सीएफसी जो गैस है उस ओजोन लेयर को उसके अंदर क्या कर रही है, छेद कर रही है। वो सीएफसी गैस इतनी ज्यादा हार्मफुल है कि वो ओजोन जो है ना, हमारा ओजोन लेयर, उसके अंदर क्या कर रही है, होल कर रही है, ठीक है ना, उसने हॉल कर दिया, ठीक है ना, वहां पर बड़े बड़े हॉल हो चुके हैं, जो पोल हो ना, पोल के ऊपर क्या हो सके, होल हो चुके हैं, ठीक है ना, वहां पर ओजोन की जो लेयर है ना, वहां पर क्या हो चुके, होल हो चुके। अब देखो वहां पर होगा क्या, अब देखो जहां पर होल होगा, तो बताओ अगर मान लो कोई हमने है ना एक से सिंपल सा कपड़ा लिया है, ठीक है, अब आप उसके अंदर हाथ डालने की कोशिश करो, डलेगा नहीं, डलेगा ना। वहीं पर अगर कोई छेद है उसमें से हाथ डालने की कोशिश करो, आपका हाथ चला जाएगा ना। वैसे ही क्या होता है कि इस पूरी ओजोन के ऊपर कोई भी छेद वगैरह नहीं था, तब यूवी रेस नहीं आ पाती। अब क्या हो गया, होल हो गया, होल हो गया सीएफसी के कारण, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसके कारण होल हो गया। तो क्या हो गया, अब वहां पे यूवी रेज मतलब अर्थ की सरफेस तक, हमारे तक आराम से पहुंच सकेगी नहीं, पहुंच सकेगी ना, क्योंकि अब वहां पे क्या हो गया, होल हो गया, अब उसको रोकने वाला कोई नहीं है, वो आराम से हमारे तक पहुंचेगी। अब वो यूवी रेज इतनी हार्मफुल है हमारे लिए कि हमारे जो बॉडी है उसके ऊपर जब गिरेगी, जो हमारी स्किन है उसके ऊपर गिरेगी, तो वहां पर कौन सा कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। उन यूवी रेज के कारण क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। बात समझ आ गई क्या। तो ये हमारे लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है। बात समझ आ गई, स्किन कैंसर को क्या कर सकती है, बढ़ावा देता है, ठीक है ना। यूवी रे से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, ठीक है। सो इसको इसीलिए इसको बैन किया गया, क्योंकि ये क्या कर रही थी, ओजोन लेयर में क्या कर रही थी, बहुत बड़ा क्या बना दिया इसने, छेद बना दिया, ठीक है। अब उसको क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट वगैरह, उसको बंद करने का या फिर उसको कम करने का क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी मैं आपको यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिटर्न में लिखवा देती हूँ, उसकी जो इफेक्ट है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो, इट डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। इसके अलावा ओजोन लेयर है क्या, ये आपको बता देती हूँ। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। सन की जो हार्मफुल यूवी रेज है उसे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यूवी रेज कॉजेज स्किन कैंसर इन ह्यूमन। कि जो नॉन लिविंग है, ठीक है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है पोल्यूशन का, ठीक है ना, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। लाइक हम एक देखेंगे ताजमहल के ऊपर इस पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है इसका ताजमहल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा अब हम देखेंगे इसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या होता है। हमने बहुत सुना है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है एक्चुअली में, वास्तविकता में, इसको हम आज समझेंगे, ठीक है। और तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों ने खूब अक्सर मतलब न्यूज में, चर्चा में या न्यूज़पेपर में आपने इस वर्ड को बहुत बार देखा होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। और ग्लेशियर पिघल रहे हैं इसके कारण, ये क्या है, ठीक है ना। सो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो हमारा पहला टॉपिक रहेगा ताजमहल के ऊपर एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ताजमहल के आसपास एयर पोल्यूशन होने का सोर्स क्या है, ठीक है ना। पहली बात तो वहां पर क्या है, एक तो ना मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। इसके अलावा वहां पर चमड़ा उद्योग है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होती है वहां से वो पॉइजनस गैसेस निकलती है और वो क्या होती है एयर में मिलती है, ठीक है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट है वहां पर क्या है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। अब जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है ना, उससे वहां पे निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो गैसेस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। उस मथुरा ऑयल रिफाइनरी से ये दो गैसेस निकलती है। ये दो गैसेस जब वाटर के साथ क्या करती है, वाटर वेपर होता है ना, ठीक है, वाटर वेपर होता है ना, उसके साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। जब ये दोनों गैसेस वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, तब बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस साथ में बनता है HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। जब
ये है ना जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैसेस निकलती है वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, दो एसिड बनते हैं। ये दोनों एसिड इतने ज्यादा बन जाते हैं कि बारिश वाटर वेपर के साथ मिल गए ना, तो अब वहां पे देखो यहाँ पे एसिड बन गया ना, वाटर वेपर के साथ एसिड बन गया। अब वो जब बारिश होती है ना तो वो साथ में एसिड भी बरसता है। एसिड बरसता है ना, उस एसिड से क्या होता है, उसे एसिड से क्या होता है, जो वो रेन होती है ना वो एसिड भी उसके साथ में बरसता है। तो ऐसे रेन को क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन। क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन या फिर एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, अब इससे होता यूं है कि जो मार्बल है, लाइक जो ताजमहल है, ताजमहल जिस मार्बल से बना है ना, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसके साथ में घुल रहा है। ठीक है ना, जो एसिड आपको पता है एसिड इज वेरी डेंजरस। ठीक है, अब एसिडिक रेन हो रही है तो एसिड कहाँ पे गिर रहा है, वो जो मॉन्यूमेंट है ताजमहल उसके ऊपर गिर रहा है। उसके ऊपर गिरने से जो मार्बल उसके ऊपर लगा हुआ है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घुल रहा है। अब धीरे धीरे घुल रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उसकी लेयर है जो मोटी, जो मार्बल की लेयर, उसको क्या कर रहा है, पतली कर रहा है, पतली कर रहा है। इसका मतलब वो धीरे धीरे क्या क्षतिग्रस्त हो रहा है। ठीक है ना, क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर एसिड रेन के कारण मार्बल घुल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मार्बल कैंसर। क्या बोलेंगे, एसिड रेन के कारण जब मार्बल घुलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, मार्बल कैंसर, क्योंकि मार्बल घुल रहा है इसमें। ठीक है, अब ये बात तो होगी कि भाई यहाँ पे क्या घुल रहा है, मार्बल घुल रहा है। ठीक है ना, एसिड रेन के कारण। अब हम देखते हैं कि ताजमहल और क्या इफेक्ट पड़ रहा है ताजमहल के, वो तो खुल रहा है, साथ में मार्बल तो खुल रहा है, मॉन्यूमेंट है वो क्षतिग्रस्त तो हो ही रहा है साथ में। ठीक है, उसके अलावा जो मॉन्यूमेंट है ताजमहल वो क्या हो रहा है, येलोइश हो रहा है। जो इतनी उसकी मेन खूबसूरती क्या है ताजमहल की, वो सफेद संगमरमर से बना है। ठीक है ना, उसकी जो सफेदी है वही क्या है, उसकी मेन खूबसूरती है। बट क्या हो रही है, अब वो सफेदी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब वो सफेदी क्या हो रही है, पीली पड़ने लग रही है। ठीक है ना, तो मॉन्यूमेंट क्या हो रहा है, पीला हो रहा है। ये भी क्या है, बहुत ही बड़ा एसिड रेन का क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है ना, एक तो मार्बल कैंसर और साथ में क्या हो रहा है, येलोइंग हो रही है। जो हमारी मॉन्यूमेंट है वो क्या हो रहा है, येलोइंग हो रहा है इस एसिड रेन के कारण। समझिए एसिड रेन कैसे हुई, वापस से रिपीट कर देती हूँ। जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है और जो आसपास की फैक्ट्रीज है वहां से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलते हैं। वो जब वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जब रेन के साथ बरसते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। जब एसिड रेन होती है तो मार्बल खुलता है तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं, मार्बल कैंसर। ठीक है, वहीं पर इसके साथ साथ जो मार्बल है ना वो क्या हो रहा है, येलोइश हो रहा है। कलर कैसा हो रहा है, मार्बल का जो व्हाइटनिंग जो उसकी क्या है खूबसूरती है वो अब क्या हो रही है, कम हो रही है और वो क्या कैसा हो रहा है, पीला पड़ने लग रहा है। बात समझ आ गई। ठीक है ना, तो एसिड रेन क्या कर रही है, ताजमहल को कुछ इस प्रकार से इफेक्ट कर रही है। सो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो ताजमहल, जहाँ पे आगरा में जो ताजमहल है उसके आसपास में कोई भी पेट्रोल वाली गाड़ियां नहीं चलेगी। वहां पर कैसी गाड़ियां चलेगी, कौन सी एलपीजी और, ठीक है ना, वैसी जो एलपीजी वाली गाड़ियां हैं, ठीक है, वैसी गाड़ियां, एक सीएनजी वाली और एलपीजी वाली गाड़ियां चलेगी। ठीक है ना, ये ऐसी जो है ना गैसेस वाली गाड़ियां चलेगी जिसमें क्या होगा, पेट्रोल नहीं होगा। ठीक है, ये भी फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज है उनको क्या कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है वहां से। ठीक है ना, और उनको वहां पे इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं बाकी की जो फैक्ट्रीज है कि आपको अपना जो वेस्ट है उसको रीयूज करना है। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर बहुत बड़ा एक एयर पोल्यूशन के क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है ताजमहल के ऊपर। बात समझ आ गई। ठीक है, तो मैं इसको राइट डाउन कर देंगे तो ताजमहल के ऊपर कैसे और क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब राइट डाउन करते हैं हम इसको, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको मार्बल कैंसर और जो येलोइश हो रहा है वो भी लिखवा देंगी,
मतलब कि लिखवा दूंगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज गैसेस रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. द एसिड ड्रॉप्स डाउन विथ रेन मेकिंग द रेन एसिडिक, दिस इज कॉल्ड एसिड रेन. बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब मैं और लिखवा देती हूँ आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मार्बल कैंसर भी लिख दिया है. ठीक है, और जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसके कारण क्या हो रही है, जो मॉन्यूमेंट है वो क्या हो रहा है, येलोइंग हो रहा है. ठीक है, मार्बल कैंसर लिख दिया. द एसिड रेन कोरेट्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट, द फिनोमेना इज कॉल्ड मार्बल कैंसर. ठीक है, इसके अलावा शूट पार्टिकल्स जो कहाँ से निकल रहे, मथुरा ऑयल रिफाइनरी है ना, मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, उससे जो शूट पार्टिकल्स निकलते हैं हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द येलोइंग ऑफ द मार्बल. ठीक है, अभी हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कि वो क्या है. उसको समझने से पहले ये आपको पूछना चाहूंगी कि क्या आप कभी पौधे खरीदने के लिए नर्सरी गए हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने देखा होगा, जो गए हैं तो उन्होंने देखा होगा कि जो नर्सरी होती है, ठीक है ना, वो जो है तो ना पूरा कांच का घर सा होता है. वो ऐसा क्यों होता है कांच का घर, उसके अंदर प्लांट्स रखे हुए, तो वो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूवी रेस क्या होती है, उस कांच से आ तो जाती है अंदर प्लांट्स पे गिरने के लिए, ठीक है ना, बट मतलब जो होता है ना, जो सन रेज होती है ना, वो क्या होती है, आ तो जाती है उस कांच के घर के अंदर, बट वो जब रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही होती है ना, तो फिर वो नहीं जा पाती. वो फिर नहीं जा पाती. क्यों नहीं जा पाती? एक तो वहां पर CO2 की क्या बन जाती है, लेयरिंग बन जाती. इसके अलावा वहां पर क्या है, वो पूरा कांच का घर है, तो वो वापस उन रेस को जाने नहीं देता. जब वो रेस वापस नहीं जाती तो होता क्या है कि वो जो एटमॉस्फेयर होता है उस नर्सरी का, कांच के घर का, और क्या हो जाता है, वैसे भी वो रेस आ रही, रेस से तो गर्म, उसके अलावा जब रेस वापस जाने लगती, वो वापस जाने नहीं लगती, उससे भी क्या हो जाता है, वो कांच का घर क्या हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है, और भी ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. ठीक है ना, तो ऐसा ही कुछ फिनोमिना लगता है कि जब सन रेज होती है ना, वो पृथ्वी की सरफेस के ऊपर आती है, पृथ्वी की सरफेस के ऊपर आती है. आने के बाद में कुछ जो सनरेज होती है उसको तो क्या कर लिया जाता है, अर्थ के सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है. ठीक है, और जो बाकी की जो सनरेज होती है, ठीक है ना, उसको क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है. ठीक है ना, क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है. अब क्या हुआ, आ तो गई, और फिर वापस जब रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो जो पोल्यूशन है, ठीक है ना, पोल्यूशन के कारण होता क्या है, पोल्यूशन के कारण क्या है, CO2 की क्या है, एटमॉस्फेयर में मात्रा क्या होगी, बहुत ही ज्यादा हो गई है. क्या हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे कारण पृथ्वी की जो चारों तरफ है ना, CO2 की एक लेयर से बन जाती है, गैसेस की क्या बन जाती है, लेयर से बन जाती है. ठीक है ना, CO2 के अलावा भी एक दो गैस उनके लेयर से बन जाती है. वो जो गैसेस होती है ना, वो क्या करती है, उन रिफ्लेक्ट हुई रेस को वापस स्पेस में नहीं जाने देती. क्या करती है, रिफ्लेक्ट हुई रेस को वापस स्पेस में नहीं जाने देती. ठीक है ना, अब वो जब रिफ्लेक्ट हुई रेस है, लाइक रेस आई, कुछ ऑब्जर्व हुई और कुछ क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट हुई रेस वापस जाना कहाँ जाती, स्पेस में जाना चाहिए, पर जो लेयर है CO2 की और बाकी की जो गैसेस है उसकी जो लेयर है, वो क्या करती है, उन रेस को वापस जाने नहीं देती. वापस जाने नहीं देती तो मतलब वो अर्थ के अंदर ही, अर्थ के अंदर है, तो वो क्या करेगी, रेस अर्थ को क्या करेगी, गर्म करेगी, अर्थ को क्या करेगी, गर्म करेगी. ठीक है ना, बात समझ आ गई, अर्थ को गर्म करेगी, उससे होगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग. लाइक ग्लोब हमारा जो है, हमारा पृथ्वी, वो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा. क्या हो जाएगा, पृथ्वी वार्म हो जाएगा. पृथ्वी जब वार्म होगा तो होगा क्या बताओ, जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे. ठीक है, ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो पिघल के जाएंगे कहाँ पर, समुद्र में. ठीक है ना, सीज में जाएंगे. सीज के जो वाटर का लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो उससे क्या आएगी, फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी. ठीक है, ये सब चीजें होगी. ठीक है ना, तो सोचो ये ग्लोबल वार्मिंग है, कितना ज्यादा नुकसानदेह है. ठीक है ना, ये बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन के कारण ही क्या हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है. बात समझ आ रही है क्या आपको मेरी? ठीक है ना,
तो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट से शुरू करते करते हमने ग्लोबल वार्मिंग भी समझ लिया। अब मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। हमने देखा रेज आती है, वो वापस नहीं जा पाती, ठीक है ना, वापस नहीं जा पाती तो उसको क्या करती है, हीट अप करती है। यही क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेस होती है, एक तो होते हैं CO2, मीथेन, ठीक है ना। मेन गैसेस होती है CO2 और मीथेन, ये दो गैसेस क्या होती है, मेन होती है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं इनको। बात समझ आ गई, ठीक है। सो अब हम जितनी भी जो चीजें मैंने आपको अभी इतनी अच्छे से समझाई है उसको क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा है, नर्सरी और एल्सवेयर sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out, ठीक है। द ट्रैप हीट वॉन्स द ग्रीन हाउस, ठीक है ना। जो ट्रैप मतलब जो क्या हुई है, ट्रैप हुई है जो हीट, जो मतलब वापस जा नहीं सकी है ना, वो हीट क्या हो जाती है, वो क्या करती है, ग्रीन हाउस को क्या करती है, वार्म करती है, ठीक है ना। यही क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। वहीं पे सिमिलरली अर्थ में भी कुछ ऐसा ही होता है। अर्थ में क्या होता है, सिमिलरली अ पार्ट ऑफ सन रेज रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस, ठीक है। एक पार्ट तो क्या कर लिया जाता है, ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है अर्थ की सरफेस के द्वारा। वहीं पर अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस, दैट पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। इसने बोला कि एक पार्ट तो क्या हो जाता है, ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है अर्थ की सरफेस के द्वारा, वहीं पर एक पार्ट क्या कर दिया जाता है, वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है स्पेस में जाने के लिए। बट होता क्या है कि वो ट्रैप हो जाता है, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना उसके द्वारा ट्रैप हो जाता है। जब वो ट्रैप होता है ना, जो ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ, जो रेडिएशन होता है वो क्या करता है, अर्थ को क्या करता है, वार्म करता है, ठीक है ना। अब वो ट्रैप हुआ क्यों, ये क्वेश्चन बनता है ना। तो मैंने आपको बोला बिकॉज ऑफ द CO2 क्या होता है, उसका लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण क्या होती है, जो रेज स्पेस में जाने वाली होती है वो क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि एक CO2 का अलग से लेयर सा बन जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। बात समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे आपको और भी चीजें लिख देती हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या दे रखी है, डेफिनेशन लिख रखी है। वो देखो कुछ इस प्रकार है, द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हीट वार्म्स द अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना। अब देखो, अभी एक बात हमें यहाँ पे समझनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। जो रिफ्लेक्ट हो रही रेडिएशन है, ट्रैप कर क्यों रहा है, क्या कारण रहा होगा ट्रैप करने का। इसका मतलब ये है कि वहां पर कुछ ऐसी गैसेस हैं जो क्या कर रही है, उस रेडिएशन को स्पेस में जाने से क्या कर रही है, रोक रही है। मतलब एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस है जिनका क्या हो रहा है, लेवल इंक्रीज हो गया है, जिसके कारण वो क्या करे, एक लेयर बना लेती है। उससे क्या होता है, वो स्पेस में जाने से उन रेस को क्या करती है, रोकती है, और जिससे क्या होती है, अर्थ क्या हो जाती है, वार्म होती है, ठीक है। अब वो गैसेस कौन सी है वो हमें जाननी जरूरी है, क्योंकि अगर उन गैसेस के ऊपर कंट्रोल पा लेंगे, उनके लेवल को कम कर लेंगे, तो उससे होगा क्या, उससे होगा यूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आ गई, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। बात समझ आ गई। इसमें देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हो जाएगी, मीथेन हो जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो वापस से रिपीट कर रही हूँ, इन ग्रीन हाउस गैसेस को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें बताती है कि ग्रीन हाउस गैसेस, ये हमें बताती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। क्योंकि एटमॉस्फेयर वो ट्रैप कर लेता है रेडिएशन को। एटमॉस्फेयर क्यों ट्रैप करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसेस का जो नॉर्मल लेवल है उनसे क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया है। बात समझ आ गई, ठीक है। सो हमें याद करने नहीं है इनकी गैसेस के नाम, और ये हमने बहुत ही शॉर्ट इन सिंपल वर्ड्स में आपको यहाँ पे लिख के दे दिए, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग। CO2 traps heat and does not allow it to escape into space, ठीक है। ये क्या करता है, CO2 क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है हीट को, और उसको स्पेस में जाने से क्या करता है, रोकता है। एज ए रिजल्ट, इसके रिजल्ट में होता क्या है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीज, दिस इज
कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। इससे होगा क्या, हमने बोला कि अर्थ क्या हो जाती है, हमने पिछले जो हमारा जो मतलब हमने जो ग्रीन हाउस अभी पढ़ा उसमें हमने बोला कि अर्थ का क्या हो जाता है, जो सरफेस है या अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है क्या हो जाता है, वो वार्म हो जाता है, ठीक है ना। अब वार्म होता है, अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में हम पढ़ेंगे वार्म होता है, उसके साथ होता क्या है, वार्म होने के साथ में ही जो अर्थ का जो एवरेज जो टेम्परेचर रहता है, हमें पता है एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा एक सेम ही रहता है, बट होता क्या है कि इससे एवरेज जो टेम्परेचर होगा ना वो भी क्या होगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो इसको क्या बोलते हैं, जब ये ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। जब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है ना, उस ग्रीन हाउस इफेक्ट या CO2 ट्रैपिंग के कारण, CO2 की हीट ट्रैपिंग के कारण जब एवरेज जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होने लगता है अर्थ का, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। बात समझ आ गई यहाँ पे। उस ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा ना तो समझ लो वहां पर ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वहां पर बर्फ पिघलने लगेगी, तो ग्लेशियर वहां पे पिघलेंगे। सी का टेम्परेचर जो मतलब सी का जो लेवल है वो हाई होगा तो समुद्र में पानी इतना ज्यादा हो जाएगा कि मतलब जो ना जो लैंड है वहां पर क्या आने लग जाएगी, फ्लड आने लग जाएगी। बात समझ आ गई। सो ये क्या होगा, एक बहुत ही ज्यादा क्या है, एक चिंताजनक विषय है एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। सो हमें करना क्या है, ऐसी चीजों को बनाना है या ऐसी चीजों को यूज करना है जो क्या हो, एयर फ्रेंडली हो, ठीक है ना, नेचर फ्रेंडली हो, ठीक है ना, जिससे क्या एयर पोल्यूशन इज लाइक जीरो, ठीक है ना। कम से कम एयर पोल्यूशन करने की कोशिश करें हम, ठीक है ना। सो हमें अपनी लाइफ में भी ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, अपने गाड़ी में जाने की बजाय, लाइक जहाँ पे हमें लेट ना हो रहा हो, जहाँ पे हम पैदल से जा सकते हैं ना, वहां पर हमें गाड़ी से जाने की बजाय क्या चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। जिससे क्या होगा, फ्यूल खर्च नहीं होगा तो वहां पे कुछ गैसेस नहीं निकलेगी, हानिकारक गैसेस नहीं निकलेगी, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन थोड़ा कम होगा। ऐसा नहीं कि खाली हमारे एक के करने से हो जाएगा, एक के करने से नहीं होगा, ये एक बहुत ही बड़े क्या करना पड़ेगा, लेवल के ऊपर इसको चालू करेंगे, तभी कहीं जाके ये सब चीजें क्या करेगी, आगे इम्पैक्ट डालेगी, कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। बड़े लेवल पे होगी ना तभी इन चीजों का एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें जो आसपास जितने भी जो लोग हैं ना, हमको क्या करना है, हमारा काम, हम यूथ है, यूथ जनरेशन का काम क्या, अवेयर करना। लाइक मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, आप भी इस चीज के बारे में आगे और 2 लोगों को अवेयर करें, ठीक है ना। उससे होगा क्या, एक चेन बनेगी, उस चेन से क्या होगा, लोग जुड़ते जाएंगे धीरे से धीरे, और हम अपने लक्ष्य में क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। और हम एयर पोल्यूशन क्या करना है, कम से कम करना है। बात समझ आ गई। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे क्लास 8 का लेसन नंबर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का क्या रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, और इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सो तो पहले हम बात करते हैं कि वाटर पोल्यूशन होता कैसे, होता क्या है कि जब वह सब्सटेंस, ठीक है ना, वह सब्सटेंस या फिर वह केमिकल्स वो क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ठीक है ना, जो क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, वो वाटर में जब मिल जाते हैं ना, क्या होते हैं, वाटर में जब क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वाटर को पल्यूट करते हैं, मतलब वाटर क्या हो जाता है, अब पोर्टेबल नहीं रहता है, ठीक है ना, पोर्टेबल नहीं रहता है, तो इसका मतलब होता है कि वो पीने लायक नहीं, अब पीने लायक नहीं है तो फिर ऐसे टॉक्सिक पानी को हम पीने लायक नहीं बोलते, तो फिर वो वाटर क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया। बात वहां पे समझ आए, पॉल्यूटेड वाटर किसको बोलते हैं, जहां पर वाटर के अंदर बहुत सारे अनचाहे हार्मफुल, ठीक है ना, केमिकल्स और जैसे सीवेज जो वेस्ट होता है वैसी चीजें, ठीक है ना, जब वो आ जाती है, ठीक है, और बिना फिल्टर किए वो पानी कैसा हो जाता है, बिल्कुल ही इम्प्योरिफाइड वाटर होता है, ठीक है ना। तो जब पानी में ये सब चीजें मिल जाती है ना, तो वो क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। अब ये मिलती कैसे, इसके सोर्स क्या है, देखो होता क्या है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, ठीक है ना, हम अपने आसपास भी देखते हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, वो क्या करती है, अपना जो वेस्ट होता है ना, लाइक जो भी उनका केमिकल वेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी उनका जो कचरा होता है, वो क्या करते हैं, वो सीधे नदी में क्या करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी जो फैक्ट्रीज होती हैं
वो जिस जगह के ऊपर बनाते हैं ना, वो जगह भी वैसी होती है जहां पर क्या हो, नदी समुंदर वगैरह वहां पर क्या हो, पास में हो, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, वो जितना भी अपना जो वेस्ट होता है वो उस नदी में क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते। जिससे क्या होता है, वाटर के अंदर अगर केमिकल वेस्ट है तो जिससे क्या होगा, वाटर के अंदर ऐसे केमिकल्स मिल जाएंगे जो क्या होगा, जो ह्यूमन बॉडी होगी उसके लिए क्या होगा, हार्मफुल होंगे। या फिर जो वाटर होता है, वाटर में जो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे अगर वहां पे केमिकल्स मिल जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये फैक्ट्रीज से जो निकलने वाली जो केमिकल जो वेस्ट होता है ना, और इसके अलावा जो बाकी के जो अन्य प्रकार के जो वेस्ट होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, वाटर को अब पॉल्यूटेड करते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, देखो इसके अलावा होता है कि भाई जैसे रिवर है, रिवर के आसपास जैसे अब घर का भी जो कचरा होता है, लाइक घर का भी अगर कुछ मान लो घर पे आपने कुछ हाउस होल्ड काम किए, लाइक किचन का काम हो गया या फिर घर की साफ सफाई होगी, क्लीनिंग होगी, ठीक है ना, ये सब चीजें भी करते। और जब वो सब करने के बाद जो पानी होता है वो कहाँ जा रहा है, अगर रिवर में जा रहा है तो बताओ वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रिवर को पोल्यूट ही कर रहा है, क्योंकि वहां से भी क्या निकल रही है, गंदगी ही निकल के जा कर रही है, पानी में जा रही है, ठीक है ना। इसीलिए उस पानी को सीधा रिवर में ना भेज के उसको पूरी तरह से क्या करके ट्रीट करके, ठीक है ना, अच्छे से उसको प्योरीफाई करके फिर अगर नदी में डाला जाए तो जिससे क्या होगा, वाटर पोल्यूट नहीं होगा। बट अगर सीधे ही घर के हाउस होल्ड काम के जो वेस्ट होते हैं वो अगर सीधे ही नदी के पानी प्रवाहित कर दे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वाटर पोल्यूट हो जाएगा। बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं, ऐसे कौन से केमिकल्स होते हैं जिसके मिलने से हम बोलते हैं कि हाँ ये वाटर हो गया पॉल्यूटेड, और क्या हो गया, ये ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है। जिसमें से एक जो मेन जो सब्सटेंस आता है वो आता है लेड, ठीक है ना। जो ये लेड होता है ना, ठीक है ना, लेड होता है ना, वो क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है ना। आजकल क्या है, जो वाटर बॉडीज हैं उसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स में एक लेड ऐसा केमिकल है, ठीक है ना, जो क्या हो जाता है, उसमें मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में जाके बहुत सारी ऐसी बीमारियों को जन्म दे सकता है, ठीक है ना, जो हमारे लिए क्या है, लाइलाज भी हो सकती है। बात समझ आ गई क्या, जिसका कोई इलाज ना हो, ठीक है। तो लेड एक बहुत बड़ा क्या हो जाता है, एक केमिकल सब्सटेंस हो जाता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन का। अब देखो, अभी हम यहाँ पे मैं आपको वाटर पोल्यूशन लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, वाटर पोल्यूशन। Whenever harmful substance such as sewage, toxic chemical salts, etc. get mixed with water, the water becomes polluted, ठीक है ना। जब ये चीजें वाटर के साथ मिल जाती है, वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। The substance that pollute water are called water pollutant, ठीक है ना। वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं, वो क्या होते हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है ना। जब जैसे हमने एयर पोल्यूटेंट्स में पढ़ा था, जो एयर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, वो सब्सटेंस वो क्या हो गए, एयर पोल्यूटेड हो गए, वही एयर पोल्यूट्स हो गए, वहीं पर ये क्या हो गया, वाटर पोल्यूटेंट्स हो गए। बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस जो वाटर पोल्यूशन से हमारे इंडिया की सबसे बड़ी नदी, जिसको हम होली रिवर भी है हमारे लिए, क्या एक होली रिवर भी है वो, ठीक है ना, जो गंगा नदी है वो क्या इससे कि इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो गई, ठीक है, जिसका पानी क्या है, हर जगह पे हर स्टेट में कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्या करता है, जाता है। तो वो क्या हो रही है, इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है कि उसका पानी क्या हो गया, पोर्टेबल नहीं रहा, मतलब पीने योग्य नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने जो उसके ऊपर जो स्टेप ली है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इंडिया ने जो इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गंगा जो इतनी ज्यादा क्या हो रही थी, पोल्यूट हो रही थी, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, गंगा एक्शन प्लान एक योजना कार्यक्रम चलाया, जिसमें दिस प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1985, ठीक है ना। जो कब चलाया गया था, 1985 में चलाया गया था। इट एम टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल इन द रिवर, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, रिवर के अंदर जो पोल्यूशन जो बढ़ रहा है ना उसको कम करने का था, ठीक है। इसके बाद अभी 2016 की बात है, लाइक 2016 की बात है कि वहां पर एक नया मिशन चलाया गया,
ठीक है ना। गंगा एक्शन प्लान के तहत कौन सा एक नया मिशन चलाया गया, कौन सा मिशन था? नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नॉन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन 2016। बात समझ आ गई, ठीक है। तो 2016 में नया वो चलाया गया इनिशिएटिव, उसका नाम क्या? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। बात समझ आ गई। इसके तहत अब क्या है कि भाई इनके तहत जो आसपास जो फैक्ट्रीज है, ठीक है, और जो भी चीज है, ठीक है ना, जहां से क्या आ रहा है, केमिकल क्या आ रहा है, रिवर में आ रहा है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, तो उनको वहां पर केमिकल्स का ट्रीटमेंट करने के लिए कहा गया, ठीक है ना। आप इनको क्या करके, अगर आप उनको नदी में प्रवाहित ही कर रहे हैं तो क्या करके भेजो, आप उसको जो आप केमिकल उसको डाल रहे हो, आप उसको पूरी तरह से उपचारित, लाइक उसको पूरी तरह से ट्रीट करके भेजो, लाइक क्लीन करके भेजो, ठीक है ना। क्लीन करके नदी में डालो, जिससे क्या होगी, नदी पॉल्यूट नहीं होगी। बात समझ आ गई, ठीक है। तो और बाकी के जो जैसे हो गया ना, जैसे जो ट्राइब जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, नदी में कपड़े वगैरह धोना, लाइक अपने जो हाउस होल्ड काम है वो नदी के पानी से करना और फिर उसी में पानी बहाना, ठीक है। तो उस चीजों को भी क्या किया गया, कम किया गया, ठीक है ना। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो गंगा एक्शन प्लान के तहत की गई। अब देखो, अब होता क्या है कि जब क्या होता है कि ना, मान लो कोई केमिकल आया, ठीक है, केमिकल आते तो ये है ना, ये एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं, किसके लिए? फॉर द एल्गी। जो एल्गी होता है ना, उनके लिए, जो आपने देखा होगा कि आपने देखो काई जम जाती है घरों में, ठीक है ना, कभी जहाँ पे जो गीला होगा एरिया, ठीक है ना, जो 24 आवर गीला रहता है एरिया, ठीक है ना, वहां पे आप देखो कि आसपास के एरिया में क्या जम जाती है, काई जम जाती है। आपने अपने घर में जहां पर क्या होगा, वाटर जो प्लेस करने का जो होगा ना, वहां पर आप देखोगे ना आसपास क्या जमी होगी, काई जमी होगी, ठीक है ना। वो काई क्यों जमती है, ठीक है ना, कब क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट वही क्या होती है, काई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल्स होते हैं वो न्यूट्रिटिव की तरह काम करते हैं फॉर द एल्गी। जब इनके न्यूट्रिटिव की तरह काम करते हैं, जब एल्गी क्या होती है, इनको ये सब मिलता है, तो क्या होता है, वो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। वो पॉपुलेशन बढ़ती है, उससे क्या होता है, उनकी संख्या बढ़ी। अब क्या होता है, जो वो डेड होते हैं ना, डेड होते हैं तो फिर क्या करते हैं, उनको खाता कौन है? डिकम्पोजर्स खाते हैं, ठीक है ना। डिकम्पोजर्स के लिए क्या हो गया, वो एक तरह से फूड हो गया, ठीक है। जब वो डिकम्पोजर उनको खाते हैं तो जिससे क्या बढ़ते हैं, बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बैक्टीरिया की कम्युनिटी बढ़ती है। जैसे जैसे बैक्टीरिया की कम्युनिटी बढ़ती है तो पानी के अंदर जो जितना भी ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, नहीं जा रही। उससे क्या हो रही है, पानी में जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर, उनकी संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उससे होगा क्या, जो मेन रिवर में जो फिशेज है, ठीक है, इसके अलावा जो और भी जो है ना ऑर्गेनिज्म, वो क्या हो रहे हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उससे क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। डेड होके कहाँ पर बैठ जाते हैं, जो रिवर होता है उसके पैंदे पे बैठ जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि भाई वो वहां पे डर्टी होने लगता है, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि भाई नदी आसपास उसके मतलब है ना, परहेज किया जाता है कि काई ना जमे, ठीक है ना। काई अगर जमती है तो किसके लिए हार्मफुल होगा, जो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है, जो उस रिवर में है या उस वाटर बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसके लिए वो क्या होगा, हानिकारक होगा। बात समझ आए कि कैसे हानिकारक हुआ, दिस इज अ फुल प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको इतनी देर बोला पोर्टेबल वाटर, तो मैंने उसके यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, व्हाट इज पोर्टेबल वाटर, ठीक है ना। जो पीने योग्य पानी होता है, जिसको हम पी सकते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई ऐसे केमिकल ना हो जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, पोर्टेबल वाटर हो गया, ठीक है ना। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, ठीक है। इसके अलावा हम उसको वाटर को ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक सबसे बड़ा लाइक उसको, अब हमारे पास मान लो ऐसा वाटर आ भी जाता है, ठीक है, और पोल्यूटेड वाटर है, वॉटेवर है, जो भी है चीज, ठीक है ना, तो उसमें हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे पोल्यूटेड वाटर को, ठीक है, क्योंकि वो एकदम क्या हो जाए, क्लीन वाटर हो जाए। उसके लिए पहला हमारे पास तरीका रहेगा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन इज द बेस्ट थेरेपी फॉर द पोल्यूटेड वाटर। इसके लिए होगा क्या, इसमें ना वाटर को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं, ठीक है ना, फिजिकल मेथड होते हैं जिसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको वाटर को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, और फिर से क्या होता है, वाटर फिल्टर वाटर हमारे पास आता है, ठीक है।
इसके अलावा हम घरों में क्या कर सकते हैं? अगर ये तो फिल्ट्रेशन होता है वो बड़े लेवल पे हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम घरों में क्या कर सकते हैं? देखो घरों में होगा क्या, अब घरों में हम पानी को उबाल कर, ठीक है ना, बॉईल करके उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसकी जो इम्प्योरिटीज है वो किससे हम दूर कर सकते हैं? पानी को उबाल कर उसकी इम्प्योरिटीज को दूर कर सकते हैं। इससे होगा कि जब हम पानी को उबालेंगे ना, जो इम्प्योरिटीज होगी ना वो क्या हो जाएगी, पैंदे में बैठ जाएगी। पैंदे में बैठ जाएगी तो जो हमारे पास जो ऊपर की तरफ जितना भी जो पानी होगा वो सारा क्या होगा, क्लीन होगा, क्लीन होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो फिर ऐसे करके हम उसको क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई एक होता है क्लोरीनेशन। क्या होता है? क्लोरीनेशन मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पानी के अंदर कुछ क्लोरीन की गोलियां आती है, ठीक है ना, वो डालते हैं, जिससे उससे होता क्या है कि वो पानी क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ठीक है ना। एक क्लोरीनेशन भी क्या एक मेथड है। तो उसमें करना क्या है, क्लोरीनेशन जो मेथड है ना, इसको भी है ना आपको किसी के सुपरविजन में करना है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि कितने पानी में कितनी आपको ना क्लोरीन वहां पे गोली को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। अपनी मन चाहे मर्जी से हमें क्लोरीन की गोलियां भी वहां पे ऐड नहीं करनी, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हमें क्या होना चाहिए, पूरा एक प्रिकॉशन या फिर हमें एक पूरी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रीट्स वाटर के हम कैसे ट्रीट करें उसके बारे में बात करें। वाटर फिल्ट्रेशन एक हो गया तरीका वाटर फिल्ट्रेशन का, एक हो गया तरीका बॉइलिंग ऑफ वाटर, एंड जो थर्ड इस मेथड है जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, क्लोरीनेशन इज ए कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर, ठीक है ना। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कॉमनली क्लोरीनेशन। बात समझ आ गई, ठीक है। इसके अलावा अब हमें ना वाटर को हमेशा क्या रखना है, अब वाटर ऐसा है कि ये क्या एक रिन्यूएबल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका वापस से क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जिसका हम वापस से रीयूज कर सकते हैं वो क्या होता है, रिन्यूएबल होता है, ठीक है। अब वाटर जब रिन्यूएबल है तो अब मान लो ये अगर इम्प्योर हो भी जाता है तो इसको प्योर करके हम इसका वापस से यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि एक लंबे हमारे पास, हम एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर आप बोलते हैं कि इतना पानी है, इतना पानी है, लाइक 70% पानी है, इतना पानी, बट ठीक है ना, 70% से भी क्या है, ज्यादा पानी है, बट जो पीने के लिए जो पोर्टेबल वाटर है ना वो क्या है, 1% है। कितना है, 1% पोर्टेबल वाटर, ठीक है ना। रिवर का पानी वगैरह, ठीक है, सीज का पानी तो पी भी नहीं सकते, पीने योग्य होता भी नहीं है वो, ठीक है। इसके अलावा जो रिवर के जो पानी है, ठीक है, जो ग्लेशियर है, वो जो ग्लेशियर से जो बर्फ पिघलती है, ठीक है, वो भी कहाँ पे जाती है, सीधी सी में जाती है। अब सी में जाती है तो सी में जाती है तो ग्लेशियर से जो बर्फ पिघल रही है उससे जो पानी बना वो भी कहाँ जा रहा है, सी में जा रहा है। इससे क्या हो जाता है, ग्लेशियर का पानी भी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है। बचता क्या है, सिर्फ रिवर का बचता है। रिवर का पानी ही क्या होता है, पोर्टेबल होता है। तो हमारे पास पोर्टेबल वाटर क्या बहुत कम है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, रीयूज रिसाइकल जैसी टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी। बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। तो हमें पानी को क्या करना है, पहले तो हमें पानी की बचत करनी है, सबसे बड़ी बात। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है उसका रीयूज कैसे करें, ठीक है ना। अगर पानी आप यूज कर रहे हैं तो उसका रीयूज करना भी सीखे, ठीक है ना। और उसको क्या करना है, रिसाइकल। अगर मान लो पानी क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया, तो उसको रिसाइकल करते हुए हमें उसका यूज करना चाहिए। बात समझ आ गई, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको नोट करवा देती हूँ इस चीज को, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आर मंत्र फॉर वाटर इज reduce, reuse and recycle, ठीक है ना। ट्रिपल आर इज अ मंत्र फॉर द वाटर, ठीक है ना। वाटर के लिए क्या करना चाहिए, मैं इसको कम यूज, कम मतलब जितना हमें चाहिए उतना ही यूज करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसका रीयूज करना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। लिए इतना ही, ठीक है। और ये जो चैप्टर है 18 यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके जो आगे के जो पार्ट है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके जो पहले के पार्ट है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके देख लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।